हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी स्वागत है। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये 3 और उसके बाद एक ट्रेपेजियम 4 कवर कर दिया है। अब एक रोम्बस की बारी है क्वाड्रिलेटरल में। तो रोम्बस को आज हम लोग कायदे से समझेंगे कि रोम्बस में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो आइए थोड़ा सा शुरू किया जाए रोम्बस को। रोम्बस की कुछ खास बातें आप नोट करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे आपको सारी बातें समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। रोम्बस में ये चारों ही साइड इक्वल होते हैं। पहली बात तो यह है, ये जो चारों साइड बनेंगे, चारों साइड ये और ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। ए बी ये सब ए ही होगा। और दूसरी बात यह है कि चारों इक्वल होने के साथ साथ चारों पैरेलल होंगे। ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और ये चारों के चारों इक्वल होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम लोग कि इसमें कुछ बात जानेंगे, ध्यान से बातों को समझेंगे तो समझ में आएगा। एक दो बात आपको थोड़ा सा इधर बताएं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, उसको एक तिरछा रेखा कभी भी काटता है, तिर्यक रेखा, तो ये एक लाइन अगर इसको कट करेगा यहाँ पे, तो जो इसके ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। अगर ये वाला बीटा है तो ये भी क्या हो जाता है, बीटा होता है, ये आप जानते होंगे। और ये दोनों मिला के जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है ये, तो ये 180 हो जाता है ना। और इन दोनों को भी आप जोड़ के देखेंगे तो ये भी क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। ये आप जानते होंगे। उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग इसमें यूज करेंगे। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे के पेशेंस बना के रखे रहेंगे क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं समझेंगे तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा के अब पूछे जा रहे हैं, पहले तो काफ़ी आसान क्वेश्चन इस पर पूछे जाते थे, केवल एरिया से पूछ लिया, पेरीमीटर से पूछ लिया, एक आध एंगल दे के पूछ लिया। तो वो हम लोग इसमें टोटल कवर करेंगे अभी कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो ये पहला बात ये हो गया कि इसका चारों साइड इक्वल होता है, इसका चारों साइड, चारों भुजा बराबर होते हैं। चारों भुजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और आमने सामने वाली पैरेलल होती है। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है, मतलब समांतर होती है। तो पैरेलल होती हैं या समांतर होती हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आमने सामने की भुजाएं पैरेलल के साथ साथ बराबर भी होंगी और चारों के चारों बराबर होगी। तो इस बात से एक बात यहीं पे थोड़ा सा जान लिया जाए कि इसका जो परिमाप होगा, परिमाप बोले तो पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो जो होगा वो 4a हो जाएगा ना। ये चारों साइड को जोड़ देंगे तो 4a हो जाएगा। चारों इक्वल भी होती हैं और चारों आमने सामने वाली पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होता है और चारों का परिमाप अगर निकालना होगा तो 4a आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसके डायगोनल पे फोकस करेंगे कि डायगोनल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, डायगोनल आपको कई चीज़ बताएगा, थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाएंगे और यही मेन अब समझना आपको। देखिए, ये चारों हमने बना दिया, ठीक है। अब चूंकि ये बराबर ही है इसके और ये बराबर ही है इसके और ये बराबर ही है इसके और ये चारों ही क्या है, ए हैं, चारों बराबर ही बराबर है। तो कोई डायगोनल अगर हम यहाँ से यहाँ खींचते हैं, यहाँ से यहाँ पे, तो डायगोनल खींचेंगे तो आप ध्यान से बात को समझेंगे। देखिए, ये दोनों साइड बराबर ही है और ये दोनों साइड बराबर ही है और ये जो साइड है जो हमने खींचा है ये दोनों में कॉमन ही मिल रहा है ना। तो एक तरह से आप देखेंगे ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर त्रिभुज के नाम को हमने रख दिया ऐसे ABCD, इसका नाम पूरा रख दिया, तो आप देखेंगे तो ABD सर्वांगसम ही है किसके, BCD के। इसका मतलब सर्वांगसम का मतलब होता है कांगुरेंट, कांगुरेंट है, कांगुरेंसी इसमें लग रहा है, सिमिलरिटी होता है और कांगुरेंसी होता है। तो सिमिलरिटी मैंने समरूप होता है, वैसा का वैसा बने, छोटा बने और थोड़ा ऐसे बड़ा बन जाए तो वो समरूप बोलते हैं। जैसे इसको समरूप बोलते हैं। एक ऐसा त्रिभुज बना
और ऐसा ही हाइट बना के ऐसे बन गया, तो ये रूप इनके एक जैसे हैं, तो इसीलिए इनको समरूप बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं, इनके में सिमिलर हैं। लेकिन जब कांगुरेंट बोलते हैं, कांगुरेंट का मतलब होता है सर्वांग सम, इनके टोटल अंग बराबर होंगे, मतलब ये इसके सर्वांग सम है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो आपको यहाँ से एक बात समझना है ध्यान से कि हमने जैसे ही ये डायगोनल खींचा है तो दो ट्रायंगल लिए हैं ए बी डी, तो इसमें ये भुजा बराबर है तो वो तो इसमें भी बराबर है, तो एक त्रिभुज के ये दोनों भुजा इसमें बराबर ही है, और ये जो बीच वाली है वो इसकी भी है और इसकी भी है, इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ से एक बात हमको पता चलता है कि जो वर्ग के ये समचतुर्भुज के रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब अगर इसका एरिया कहीं 20 हो गया तो इसका भी एरिया क्या होगा, 20 ही होगा, अगर इसका 120 हो गया तो 120 होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसका मान लीजिए कि 720 हो गया तो इसका भी 720 होगा। तो एक बात हम लोग अभी नोट करके लिखेंगे, अपने कॉपी में आप लिखिए, या अभी हम थोड़ी देर में सारा चीज़ों को एक जगह करेंगे, पहले आपको धीरे धीरे सारी बातें बता लें। तो हमने क्या बताया कि एक विकर्ण जो होता है वो समचतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। किस तरह क्यों बांट दिया? क्योंकि ये भी सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है, तो जब इसके सारे भुजा साइड बराबर है, इसके भी साइड बराबर ही है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो दो बराबर भागों में बांटता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि इसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, आमने सामने वाली पैरेलल होती है, और इसका एक विकर्ण या दूसरा भी विकर्ण इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वो आगे हम चल के लिखेंगे एक जगह, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा बात समझिए, ठीक है। अब दूसरा बात समझेंगे, देखिए अगर यहां से हमने देखा ये वाला यहां से हमने इसको ऐसे किया, ठीक है, तो ये भी विकर्ण इसको, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है, इसका एरिया आपस में बराबर है, वो तो हो गया। अब एक चीज और समझिए, देखिए अब ये वाला इधर से जो ये बात आपको बता रहे थे कि दो को भी पैरेलल लाइन होता है और एक उसको तिरछा रेखा काटता है, तो ये वाली अगर ये वाला जो एंगल होगा वो अल्टरनेट से ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसको अब देखिए थोड़ा ध्यान से, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें इसका हल्का सा, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ये इसको एक तिरछा रेखा काट रही है, इसका मतलब ये वाला अगर अल्फा होगा तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक उसी तरीके से आप इधर थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसे एक पैरेलल लाइन है, इधर से एक तिरछा रेखा इसको काट रही है, तो ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए फिर हम इसको दूसरे कलर से आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से बस इतनी बात को समझ जाएंगे तो आगे कई पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ दो पैरेलल लाइन थी, इसको एक ये काट रहा है तो ये जेड की तरह बन रहा है, ये रेड पे फोकस करिए, ये जेड की तरह बन रहा है, इसका मतलब ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और इधर से जब उल्टा देख रहे हैं तो जेड बन रहा है, तो ये बीटा है तो ये बीटा है। एक बात और अब ध्यान से समझना है कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये दोनों त्रिभुज में ये कोण कॉमन हो गया, इसका मतलब अगर ये गामा हो गया तो ये भी क्या हो गया, गामा हो गया, गामा गामा दोनों को बना दिया तो दोनों गामा हो गया। ये किससे हो गया, ये शीर्षाभिमुख से हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका ये मतलब होता है, एक और चीज आपको ध्यान समझना है कि ये भुजा इनमें बराबर हो गए। पहला बात तो ये है कि एंगल 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 से ये समरूप हो गए, ये दोनों समरूप हो गए, जैसा इसका रूप है वैसा इसका रूप है, ऐसा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर एक चीज और हमको मिल जाए तो ये सर्वांग सम भी हो जाए, तो और एक हमारा काम बढ़िया सा बन जाएगा। देखिए क्या चीज मिल गया, गामा के सामने की भुजा जो है वो ए है और इस गामा के सामने की भुजा भी ए है, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इस सामने इसके अल्फा जो बनेगा, जो भुजा यहाँ देगी आपकी, ये वाला जो भुजा बन रहा है इसके सामने, और ये अल्फा देखेंगे तो इसके सामने, तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। देखिए ये सिमिलरिटी के साथ साथ इसमें सर्वांग समता भी लग गया, मतलब कांगुरेंसी भी लग गया, ये सिमिलर के साथ साथ कांगुरेंट है। कांगुरेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला इसके बराबर हो गया तो ये ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा, इसके बराबर होने का और भी रीजन हो गया। अल्फा के सामने का कोण अगर ये है, या इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो दोनों कोण तो सेम है, अल्फा अल्फा, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो एक बात यहाँ से और आया कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल दूसरा डायगोनल जब इसको काटता है तो दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ये बहुत काम का बात है, दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। ठीक वैसे ही देखिए, अगर इसके सामने ये बीटा है ये वाला, तो इसके सामने भी ये बीटा है तो ये वाला, इसका मतलब ये वाला साइड के बराबर हो गया।
तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ समझ में आए चाहे ना आए, थोड़ा सा सुनते रहिए ध्यान से। लास्ट में जो 4-5 पॉइंट लिखेंगे उस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसी से काम हो जाएगा, इतना बारीक में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम 2 बात ध्यान से सुने फिर से, कि चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं। इनका परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। एक और बात हमने सीखा कि एक डायगोनल इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब दूसरी खींची जाएगी तो वो भी 2 बराबर में विभाजित करेगी। अब एक बात और हम लोग जान गए इसमें कि ये अल्फा बीटा गामा वाला ये जो नीचे त्रिभुज बना था, इस त्रिभुज से ऊपर वाला त्रिभुज सिमिलर था और साथ ही साथ कांगुरेंट हो गया, क्योंकि गामा के सामने का भुजा ए, गामा के सामने का भुजा ए, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। जब एक भुजा बराबर हो गया और सारे कोण बराबर हो गए तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और आप जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो अल्फा के सामने ये और ये अल्फा के सामने, इस अल्फा के सामने ये था तो इस अल्फा के सामने ये, तो ये विकर्ण भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे फिगर पे चलते हैं ताकि एक और चीज समझा सकें आपको। देखिए, नहीं तो उसमें समझाएंगे तो ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो एक और चीज हल्का हो जाएगा और फिर हम लोग ठीक से सीख पाएंगे। ये हमने सीख लिया था, इधर हमने क्या बनाया था, इधर बनाया था अल्फा, अगर तो ये भी आपका अल्फा हो गया। अगर ये बीटा बनाया था तो ये भी बीटा हो गया। ये साइड इस साइड के बराबर हुआ था और ये साइड इस साइड के बराबर हो गया था। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इन दोनों त्रिभुज में, देखिए अगर हम इसको ओ बना दें, आप इसमें देखिए, इसको देखिए ध्यान से, और फिर इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए तो अब यहाँ देख रहे हैं कि ये गामा के ये जो सामने भुजा है, बीटा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सामने यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है। अच्छा, यहाँ अल्फा है तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसके सामने भी तो अल्फा होगा, ये अल्फा हो गया। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल ये एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करता है। ठीक है, एंगल 2 बराबर भागों में विभाजित भी करता है। देखिए ये इसका गामा है तो गामा के सामने का भुजा यहाँ पे बीटा है, तो यहाँ भी गामा के सामने का भुजा बीटा होगा। तो ये डायगोनल इस एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये ध्यान रखना आपको, इसके सामने की भुजा बीटा है तो इसके सामने की भुजा बीटा होगी, तो इसका एंगल बीटा होगा, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो चौथा या पांचवा जो भी पॉइंट होगा, अभी नोट करने के बाद पता चलेगा कि विकर्ण एंगल बाइसेक्टर भी होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। वो अलग अलग रेशियो में बाइसेक्ट करेंगे। ये नहीं जरूरी है कि ये जितने में ये 5-5 है तो ये भी 5-5 है, ऐसा नहीं है। ये 6-6 होगा तो ये 5-5 हो सकता है, या ये 3-3 होगा तो ये 7-7 हो सकता है। ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, अलग अलग बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट भी कर लिए। अब आप इन दोनों त्रिभुज को देखिए, तो एक और बात आपको समझा दे, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे, इसमें तो देखिए इसमें ये साइड तो हमारा बराबर ही था, ये साइड बराबर ही था। अच्छा, ये त्रिभुज ये भुजा बराबर ही है और ये दोनों में कॉमन है, तो फिर ये दोनों सर्वांगसम हो गए। दोनों सर्वांगसम होंगे तो अल्फा बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा। अब पता नहीं है कितना होगा, तो मान लेते हैं कि ये वाला कोण आपको x ही है। ठीक है, और ये भी x है। ठीक है, उधर से भी फिर देखेंगे तो ये भी x होगा और इधर भी x होगा, दोनों x होगा। तो ये चारों मिला के देखेंगे तो ये होगा 4x और चारों पे बनेगा कितना, 360। तो चारों पे बनेगा 360, तो फिर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो फिर हमको एक और बात पता चल गया कि ये जो इसके साइड डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को किस पे डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री पे। अब हम चारों पांचों पॉइंट को कंक्लूड करते हैं और आपको एक जगह लिख के दिखाते हैं, यही पॉइंट को आपको याद रखना है। बाकी कांग्रुएंसी सिमिलरिटी अगर समझ में नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम जब सिमिलरिटी कांग्रुएंटी ज्योमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको बाकायदे समझाएंगे, तो ज्योमेट्री में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग क्षेत्रमिति सीख रहे हैं, तो अब हम आपको चारों पॉइंट लिखवा देते हैं, पांचों पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला बात ये रहेगा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज को समचतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज को समचतुर्भुज का एक विकर्ण ना हो तो लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। समचतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है।
समचतुर्भुज का एक विकर्ण दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, दूसरा वाला दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। एक चीज अभी आपको पीछे से आके दिखाएंगे, चाहे एक काम करिए अभी देख ही लीजिए यहीं पे। अब देख रहे हैं कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देख रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन ही दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन ही दिख रहा है, ये दोनों उसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चारों जो दिख रहे हैं आपको अलग से, तो ये चारों आपस में बराबर होते हैं, ये चारों आपस में एरिया बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक और पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण चतुर्भुज को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं, चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, एक विकर्ण अगर खींचेंगे तो दो बराबर में विभाजित कर देगा, एक इधर से खींच दिए, एक इधर से खींच दिए, तो ये चारों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा बात आपको क्या करना है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है बाइसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट माने दो बराबर भागों में काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो विकर्ण था आपको दिखाए थे दोनों बाइसेक्ट होगा अलग अलग। और समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एंगल को दो बराबर भागों में काटते हैं, अभी आपको दिखाए थे। तो एंगल को भी दो बराबर भागों में काटेगा, डायगोनल, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को दो बराबर भागों में काटेगा, इधर वाले को ये दो बराबर भागों में, मतलब ये वाले दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज के विकर्ण एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण चतुर्भुज को चार बराबर भागों में काटते हैं। समचतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में काटता है। और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, समचतुर्भुज के रोम्बस बोलते हैं ना इसको, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक दूसरे को 90 अंश पे काटेंगे, अल्टरनेट बाइसेक्ट करेंगे, चारों बराबर हो गया है, ये ठीक हो गया है। एक चीज और आपको इधर दिखाएं थोड़ा, इसी में से पीछे वाले में से देखिए, अगर ये वाला आप देखेंगे तो ये वाला अगर देखते हैं, एक मिनट, ये वाला अगर देखते हैं तो आपका ये एंगल 2 बीटा है और ये एंगल कितना है 2 अल्फा है। इसका मतलब ये और ये 180 होता है जोड़ के ना, और ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, तो ये भी अल्फा होगा। तो इसके जो तिर्यक आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर, और जो एक ही साइड के होंगे वो क्या होते हैं, 180। जैसे हमने नाम रख दिया यहाँ पे ABCD, तो आप बोलेंगे कि कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180, ये बोल सकते हैं ना, BC 180। यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कोण C प्लस कोण D बराबर 180 बोल सकते हैं। इधर से बोल सकते हैं कोण D प्लस कोण A बराबर 180। ठीक है, हो गया। BC हो गया 180, CD हो गया 180, DA हो गया 180। फिर इधर से करेंगे तो कोण A प्लस कोण B बराबर भी कितना हो जाएगा, 180। आपको ये पता होगा ना ये क्यों 180 हो जा रहा है, क्योंकि ये वाला ये सीधे रेखा को एक तिरछा रेखा काट रहा है और दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और उसको एक तिरछा रेखा काट रहा था, तो बीटा बीटा हुआ ही। और आगे जब इस रेखा को बढ़ाएंगे, ये वाले को, इसी एंगल को आगे बढ़ाएंगे तो ये जैसा एंगल दिख रहा है वैसा ही ये एंगल दिख ही रहा है आपको। तो ये एंगल ये इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस मिला के कितना होता है,
180, तो 180 होगा। एक और चीज आपको समझाए थे कि ये सामने सामने बराबर होगा, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी होगा, ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा। तो कोण बी बराबर कोण डी होगा, कोण ए बराबर कोण सी होगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है अभी। और आगे अब इनके क्षेत्रफल को निकालने के तरीके को देखते हैं। इनके क्षेत्रफल निकालने के आपके पास 3 तरीके होंगे। कैसे क्षेत्रफल के तीनों तरीके अप्लाई करेंगे वो देखिए। ये क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा सिमिलरिटी अगर आप ठीक से जानते होंगे तो इसमें कोई दिक्कत होता नहीं होगा, और वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात है नहीं। बस ये देखना है कि दोनों आमने सामने वाले बराबर होते हैं, ये दोनों आमने सामने बराबर होते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 180, इनको जोड़ेंगे 180, इनको जोड़ेंगे 180। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका हो गया 90 डिग्री पे, इतना नोट कर लिए होंगे आप। आइए अब आगे वाले स्लाइड पे देखिए। फिर से हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं और इसमें आपको कुछ बात समझाते हैं। इसका एरिया निकालने का 3 मेथड होता है। एरिया 3 मेथड से निकलता है। ठीक है, वो देखिए, ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अभी क्या बताए थे कि यहाँ से खींचेंगे एक डायगोनल, यहाँ से खींचेंगे दूसरा डायगोनल, ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। ये चारों आपस में बराबर है। इधर से ये के बराबर इधर वाले हैं दोनों। ठीक है, और इधर के बराबर इधर वाले हैं। ठीक है, और चारों आपस में बराबर है। वो ठीक है, बात खत्म हो गया। अब ये बात को समझिए। अभी हमको क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है। तो एरिया अगर निकालना होगा तो ये एरिया कैसे निकलता है, तो अभी आपको बताया कि ये 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा। और ये वाला जो होता है वो बाइसेक्ट हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। मतलब इसका नाम अगर D1 रहेगा, इसका नाम D1 होगा तो ये हो जाएगा D1/2, और ये भी हो जाएगा D1/2। इसका नाम अगर D2 रहेगा पूरा तो इसका हो जाएगा D2/2, और ये हो जाएगा D2/2। तो ये D2/2 हो जाएगा। अभी आपको बताए थे कि ये वाला अगर आप चाहते हैं यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री बनाया। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो सब आ जाएगा। तो इसका एरिया आप देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना था, D2/2 था, और ये कितना था, D1/2 था ना। था इसका एरिया 1/2 D2/2 D1/2। तो ये देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो 1 ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 हो गया ना, D1 इंटू D2 हो गया। लेकिन ये कितने का हुआ, ये तो इस पार्ट का हुआ। ऐसा कितना पार्ट है, 1 2 3 4, तो हमको इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरा एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 1/8 इंटू D1 इंटू D2। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब होता है 1/2 D1 इंटू D2। अब मोटा मोटी बात लिखना आपको डायरेक्ट कि समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, ये पहला बात हो गया। एरिया निकालने का एक तरीका हो गया, 1/2 D1 इंटू D2। अब एक और तरीका बताते हैं, वो समझिए। ठीक है, आइए देखिए, अगर इसका बेस आप मानते हैं, ये तो कुल मिला के बेस के जगह पे क्या है, ए ही तो है, ये ए ही है। और इसका हाइट आपको दे दिया जाए, या हाइट आप किसी तरह निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं ना, समांतर चतुर्भुज की तरह ही तो दिख रहा है, ये समांतर चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। और बेस इंटू हाइट से इसका एरिया बराबर होता है। अगर आप चाहें तो एक ऐसे तिरछा ऐसे लाइन खींच सकते हैं, और आप कह सकते हैं ये भी कि ये त्रिभुज हो गया ना, ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसका आ गया। अभी आपको बताए थे कि एक जो डायगोनल है इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इसका मतलब इधर वाला भी एरिया इसी का होगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आधार इंटू ऊंचाई। तो एक और एरिया का फार्मूला इसका होता है, इसका एरिया का एक और फार्मूला हुआ है, क्षेत्रफल निकालेंगे आधार गुणे ऊंचाई। आधार माने बेस इंटू हाइट, हाइट माने सीधा सीधा परपेंडिकुलर वाला। तो बेस इंटू हाइट से भी एक एरिया निकलता है। तो एक एरिया निकलता है 1/2 D1 इंटू D2 से, और एक एरिया निकलता है बेस इंटू हाइट से। आप चाहें तो यहाँ से जो हाइट गिराएंगे ना, तो वहीं तो हाइट यहाँ से यहाँ की होगी। एक और बात है, वहाँ भी बेस तो इधर भी ए ही है, इधर भी ए ही है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो हम एक को निकाल के और डबल कर देंगे तो काम हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं तो नॉर्मल ऐसा समझिए कि बेस कभी भी मिल जाए, हाइट मिल जाए आपको, हाइट में ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया आपका आ गया। तो एरिया के दो फार्मूले, तीसरा फार्मूला आपको दिखाते हैं, देखिए तीसरा एरिया का फार्मूला देखिए, एरिया का तीसरा फार्मूला देखेंगे, एरिया का तीसरा फार्मूला अब यहाँ पे मान लीजिए कभी आपको थीटा दे दे ना, थीटा, ये थीटा दे दे, तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी क्या बताए थे कि अगर हम यहाँ से ऐसे खींच दें तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आपको कई दिनों से ये समझाते आ रहे हैं, उधर पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे, समांतर चतुर्भुज में हम लोग निकाल रहे थे। तो ये अगर कभी आपको ए दे दिया, ये ए दे दिया और ये थीटा दे दिया, तो यहाँ साइन लगा के क्या निकाल लेते हैं? एरिया। साइन लगा के एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलता है? 1/2, दोनों साइड का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और साइन थीटा लगा देंगे। अब चूंकि ये तो बस एक पार्ट का है, तो इसका एरिया आ गया 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, और इसका भी एरिया आ गया 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। चूंकि ये थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने थीटा होंगे, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 होंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 180, ये दोनों जोड़ेंगे तो 180। तो आमने सामने तो थीटा होगा, तो इसका भी तो होगा, इसका क्या होगा? उसका भी, इधर वाले का भी होगा 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, इसका भी ए स्क्वायर साइन थीटा होगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 तो 1 हो गया, इसका मतलब ए स्क्वायर साइन थीटा इसका एरिया हो गया। तो एक और क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया कि ए स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा तीसरा हो गया किसका फार्मूला? एरिया का, ए स्क्वायर साइन थीटा। एरिया के 3 फार्मूले, 1/2 d1 इंटू d2, दूसरा बेस इंटू हाइट, तीसरा ए स्क्वायर साइन थीटा। अब हम कुछ और 2 बात सीखेंगे, उसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन, जो थ्योरी वाला पार्ट होगा ये कंप्लीट होगा, तो इस पे अब क्वेश्चन करा जाएगा। या थ्योरी वाले पार्ट को ही अभी आप डिटेल में समझिए, या जब भी आपको थ्योरी देखना रहे इस वीडियो को देखा करिए, और इससे सारा क्लियर हो जाएगा। अब आपको हम कुछ बात और समझाते हैं, वो समझिएगा। यहाँ पे आपको समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज फिर दे दिया हुआ है। ये आपका डायगोनल है, इधर से आपका ये डायगोनल है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए ये तो हमारा ए है, हमको पता है पहले से। यहाँ पे हमारा क्या था? ये अगर हम इसको पूरे को d1 मानेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? d1/2 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं। ये टोटल, ये भी तो d1/2 ही होगा। चलिए इधर आएंगे अगर आप, तो इसको बोलेंगे अब d2, तो ये d2/2 होगा, इतना वाला d2/2 होगा ना। तो बस इसमें आप लगाइए, ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये कौन है? इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर, ये कौन है? कौन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो d1/2 का स्क्वायर अब प्लस हो गया d2/2 का स्क्वायर, हुआ ना। तो अब एक चीज आप यहाँ देख रहे होंगे, ए स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो d1 का स्क्वायर बटा में 4, अब प्लस d2 का स्क्वायर बटा में 4। अब ए का मान निकालेंगे तो ये 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 या रूट निकाल देते हैं ऐसे ही करके, d1 स्क्वायर बाई 4 और d2 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब 4 इसमें से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2 बाहर आ गया 4 ना, और अंदर हमारा क्या बचा रहा? अंदर ब्रैकेट में, अंदर रूट में बचा रहा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब क्या बात है ये, अगर कभी आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि विकर्णों की लंबाई दिया हो, विकर्णों की लंबाइयाँ दी गई हो और भुजा बताना हो, भुजा माने साइड, भुजा बताना हो तो आप कैसे लगा देंगे? ऐसे लगा देंगे, a बराबर 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इससे आपका आ जाएगा। तो भुजा निकाल लेंगे आप आराम से, ठीक है। दोनों डायगोनल दे के भुजा दे देता है तो आप ये आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। वो आप इसमें भी लगा के निकाल सकते थे, इसमें भी लगा के। अब एक और चीज आपको लास्ट सीख लेना है, ये सीख लेंगे तो आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी वाला पार्ट। और इसके बाद जाके आप लगाइए, 2 पॉइंट सीखना और एक नहीं, एक अभी एच में रिश्ता निकाल के एक आइए और दिखाते हैं आपको। एक देखिए ये आपका सम चतुर्भुज है, फिर से सम चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसका हाइट आपको निकालना रहेगा, हाइट से रिश्ता क्या हो, ये ए है और ये ए है ना, ये ए है। तो अब बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो अभी हमने एरिया बताया कि बेस इंटू हाइट, ए इंटू एच, बेस इंटू हाइट, यही क्या है? एरिया। तो ये हमारा एरिया आ गया। एक और एरिया का फार्मूला क्या था? जब डायगोनल दिया हो तब एरिया हम निकाल लेंगे,
ना। कैसे निकाल लेंगे, 1/2 d1 इंटू d2 ऐसे निकाल लेंगे। अब ये बताइए, अभी आपने a का मान निकाला था पिछले स्लाइड में, अभी a का मान निकाला था, क्या निकाला था, 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर निकाले था ना, इंटू h। और ये क्या है, 1/2 d1 इंटू d2। अब ध्यान से देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट गया, h निकालना होगा आपको, तो d1 इंटू d2 बटा में अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये h से रिलेशन हो गया। इसका मतलब ये है कि जब विकर्ण दिए हों, जब विकर्ण दिए हों और ऊंचाई बताना हो, ऊंचाई माने हाइट बताना, ऊंचाई बताना हो तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसको अप्लाई करेंगे, h बराबर d1 इंटू d2 बटा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बारीकी से बात को आपको समझना है, आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले थ्योरी पे चलते हैं। तो अगला थ्योरी हम लोगों का होगा, देखिए अगला में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये सम चतुर्भुज हम लोगों का है, सम चतुर्भुज ये है, ये दे दिया आपको। ठीक है, ये सम चतुर्भुज है। अगर ये थीटा आपको दिया है, अगर ये साइड दे दिया है और ये साइड दे दिया ना, तो ये वाला साइड अगर आपको कभी निकालना होगा, ये वाला d निकालना होगा, तो आपको बताए थे कि अगर कभी लंबाई निकालना हो, एंगल दिया हो और साइड दिया हो, तो उससे कैसे d निकाल पाएंगे। देखिए d का कभी भी आप साइड निकालने के लिए, साइड आपको दिया रहेगा तो आप वहां से h निकाल सकते हैं आराम से, डायगोनल दिया रहेगा तो h निकाल लेंगे, डायगोनल ही दिया रहेगा तो आप ये निकाल लेंगे, क्या a निकाल लेंगे। लेकिन हमको डायगोनल ही ना दिया जाए, साइड दे दिया जाए, तो हम एक डायगोनल कैसे निकालेंगे, या तो बड़े वाले के सामने पूछ ले या छोटे वाले के सामने, तो उसको कैसे निकालेंगे वो समझिए। आपको बताए थे उधर समांतर चतुर्भुज में कि कभी भी एरिया निकालना हो तो साइन थीटा लगाते हैं, और जब भुजा की लंबाई निकालना हो तो कास थीटा लगाते हैं। तो अब हम यहाँ कास थीटा लगा के इस लंबाई को निकाल लेंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे हेडिंग में लिख लीजिएगा, जब भुजा की लंबाई पता हो, भुजा की लंबाई पता हो, भुजा की लंबाई पता हो और भुजा की लंबाई पता हो और विकर्ण का लंबाई निकालना हो, विकर्ण का लंबाई निकालना हो, तो क्या लगा देंगे। देखिए चाहे तो आप ये लगा दीजिएगा, नहीं तो एक और तरीका बताएंगे, आराम से आप निकाल सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर होगा वहां से भी, लेकिन लगा लीजिएगा क्या, कास थीटा ना, कास थीटा लगा लेंगे तब भी हो जाएगा। क्या लगेंगे, ए स्क्वायर, फिर ये वाला ए स्क्वायर, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर ना, अब बटा में 2a इंटू बी होता था xy, तो ये a ही होगा, यही लगा देंगे तो हो जाएगा। हम इसको दूसरे भाषा में यहाँ लिख देते हैं, कभी भी ऐसा कभी मान दिया रहे x y और z दिया रहे, यहाँ थीटा दिया रहेगा तो थीटा का सामने वाला माइनस होता है, और कास लगा देते हैं। कैसे कास लगा देते हैं, तो कास थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा में 2xy, इसी को हम वहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो देखिए ये टोटल कंप्लीट हो जाता है आपका थ्योरी। अब किसी भी तरह का समचतुर्भुज होगा आप आराम से उसको लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, CGL हो, PO हो, CO हो, कुछ भी हो, आप जिसमें लगाना हो उसमें लगा दीजिए, आराम से कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप एक बार फिर से इसको रिवीजन में डालेंगे, और कभी विकर्ण की लंबाई पूछ ले तो भी ये लगा सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन जब आएगा तो हम उस हिसाब से इसको डिसाइड कर देंगे और आराम से डायरेक्ट ही लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लगेगा, डायरेक्ट भी लग जाएगा बिना इसको लगाए ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।